लास्ट हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमने स्टडी किया था मैक्सवेल का प्रेडिक्शन। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूं। हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जैसा फैराडे ने कहा था, शुरुआत से बात करते हैं, जैसा फैराडे ने कहा था कि एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कहीं भी अगर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, ये सारे कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। फैराडे ने कहा था कि अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है तो एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने इसके लिए एक चीज प्रेडिक्ट की। उन्होंने कहा कि शायद जब एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो नेचर लव सिमिट्री, नेचर में इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स हो गया एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स हो गया एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों एक दूसरे के सोर्स होंगे, यानी इस यूनिवर्स में ऐसी वेव्स पाई जाती होंगी जो एक दूसरे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे का सोर्स है। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशंस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। लास्ट में हमने स्टडी किया था, आपको ध्यान होगा, हमने एक वेव बनाई थी जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था इन वाई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह से, पूरे वेव को समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड था इस तरह से, इस एक्सिस में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से था, यहां से भी स्टार्ट हुई है, तो मैग्नेटिक फील्ड था इस तरह से, ये आगे पीछे ऐसे करके, ये मैग्नेटिक फील्ड, समझ में बात। तो वेव किस तरफ जा रही है? वेव जा रही है इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है वाई एक्सिस में, मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है जेड एक्सिस में, वेव जा रही है एक्स एक्सिस में। तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये प्रेडिक्शन था मैक्सवेल का। इट इज जस्ट आ प्रेडिक्शन, ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, इसमें कुछ भी थियरी, कुछ भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। इसी प्रेडिक्शन के बेसिस पर उन्होंने और भी बातें कही कि इसका मैथमेटिकल रूप कैसा होगा। Basically we can say what is an electromagnetic wave. So you can say that electromagnetic wave is a wave in which electric field and magnetic field oscillate perpendicular to each other and also to the direction of wave, also perpendicular to the direction of wave. Electromagnetic wave एक ऐसी wave है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, साथ में वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर। वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर, वेव इधर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर। यू कैन सी वेव इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन इस एक्सिस पर हैं, वेव इस एक्सिस पर, एंगल 90 का आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन इस एक्सिस पर है, वेव इस तरफ है, एंगल अब भी 90 का आ रहा है। तो वेव प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन, और साथ में एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होते हैं। इट इज टोटली अ प्रेडिक्टिव थ्योरी, कुछ भी अभी तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। यू कैन इमेजिन द इमेजिनेशन ऑफ दैट साइंटिस्ट मैक्सवेल की, भाई कुछ भी उन्होंने देखा नहीं, एक्सपेरिमेंट नहीं किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये प्रेडिक्ट किया कि ऑसिलेशंस होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, दोनों एक दूसरे का सोर्स होंगे और उससे बनेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट हम अपने हमारा सबके। फर्स्ट डे हमने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी। फर्स्ट डे हमारा टोटल जो लेक्चर था वो डिस्प्लेसमेंट करंट को लेकर था। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने लास्ट में स्टडी किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, और आज हमारा थर्ड डे है इसको लेकर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेडिक्शन यहाँ तक हमारा हो चुका था। एंड एज आई टोल्ड यू, ये चैप्टर कैसा है, थियोरेटिकल है, तो इसमें बहुत ज्यादा हमें बोर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। ये सारी बातें जैसे मैं कहानी के रूप में आपको सुना रहा हूँ ऐसे ही हैं सारी बातें। इस चैप्टर के नोट्स जो आपको बनाने हैं, जो ऐप दे रखा है उस ऐप में चैप्टर आ रखा है पूरा आपका। उस चैप्टर में ऐसा लग रहा कि बुक से आप पढ़ेंगे आसानी से इसके नोट्स बन जाएंगे आपकी इजीली। जैसे जैसे मैंने डेफिनेशन बोली है ना, वो डेफिनेशन में प्रॉपर दे रखी है, अकॉर्डिंग टू फैराडे हाईलाइट करके दे रखा है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हाईलाइट करके दे रखा है, नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन हाईलाइट करके दे रखी है। वो हाईलाइटेड टेक्स्ट अगर आप लिख लोगे उतने आपको नोट्स बन जाएंगे, काफी ईजी है मतलब। ठीक, तो ओवरऑल आप इसका ग्राफ बनाएंगे बुक से ही, आपको एक विजुअलाइज हो चुका है कि किस तरह से ये वेव ऑसिलेट करती हैं। ठीक है,
इसका एक मैथमेटिकल टर्म और समझ लीजिए, जिस मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके न्यूमेरिकल में, मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड। ये मैथमेटिकल टर्म कहाँ से आया है इसके बारे में बुक में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप पहली बार पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में पूरी फिजिक्स है, पूरी फिजिक्स है, ये एक तरह से एक फिजिक्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें एक्स रेज, गामा रेज, तमाम रेज आती हैं बहुत सारी, उन रेज के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, तो अपने आप में बड़ी फिजिक्स है पूरी है, जिसको एक चैप्टर की फॉर्म में आपके बुक में दे रखा है फर्स्ट टाइम। तो इसलिए हम छोटा छोटा करके पूरे में पढ़ रहे हैं, डिटेल में नहीं पढ़ रहे। तो ये इक्वेशन कहाँ से आए इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। यू जस्ट नीड के आपको ये इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। अगर मैं एक कोई ऐसी वेव पर विचार कर रहा हूँ जो एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है, अगर वेव ट्रैवल कर रही है एक्स एक्सिस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस होंगे हमारे, मान लीजिए, आवश्यक नहीं है इसी में हो, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन इस तरफ है, वाई एक्सिस में है, तो मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑसिलेशन होंगे वो डेफिनेटली इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। तो इट विल बी इज अ रेड मार्कर, चलो, इट विल बी एज लाइक ये ऐसे करके है, इस तरह से, समझ में आ रहा है? थोड़ा इसमें प्रॉपर ड्रॉ कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा इस तरह से कैसे करके है ये ऑपरेशन। थोड़े यहाँ पे मैं ज़्यादा दिखा दी, कम है। ठीक है ना, कि इसके ऑसिलेशन इस तरह से हैं, तो इसके ऑसिलेशन इस तरह से हैं, और वेव जा रही है इस तरह। ठीक है ना, ये वाला याद होगा सबको, ये वाला कॉन्सेप्ट बार बार करने की नीड तो है नहीं, सभी को याद होगा ना। किसने करी प्रैक्टिस हर जगह से करने की, कि जो करना आया थे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन इस एक्सिस में हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन इस एक्सिस में हो रहे हैं, ये, और वेव जा रही है इस एक्सिस में। सबको करना आता है ना, करनी प्रैक्टिस करना, ताकि आपका जितनी ज्यादा बार आप इसे करने की कोशिश करोगे आपके दिमाग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छप जाएगी। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेव, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अभी फिलहाल प्रेडिक्शन है, आगे जाके इसका प्रूफ भी है कि प्रूफ कीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ट्रांसवर्स नेचर होता है। ये टॉपिक है सिलेबस में हमारे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन की, तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड पे विचार करें। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इसका मैक्सिमम ऑसिलेशन है, जिसके हम बोलेंगे ये इसका एम्पलीट्यूड है। जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं मैं, एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। कहीं अगर शब्द आ जाए एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्ड आ जाए एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहीं आ जाए, इट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैं इसको नॉट लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं, चैप्टर 7 में भी किया था। आई अगर करंट है तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू को आई नॉट कहते थे, इसे करंट एम्पलीट्यूड भी कहते थे, इसे करंट पीक वैल्यू भी कहते थे, इसे मैक्सिमम करंट भी कहते थे, इसके कई सारे नाम थे। सबका मतलब यही है कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमको लेनी है। खैर, अब हम आ रहे हैं अपने इक्वेशन पर कि साहब इक्वेशन एक्चुअली क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन जो लिया जाता है दैट इज E इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस 2 क्या कहना है, 2 पाई टी है क्या चीज इसमें, के एक्स माइनस समथिंग कुछ हो रहा है, लेकिन चेक हो जा रहा है, मुझे एक बार थोड़ा सा मिसिंग सा लग रहा है दिमाग में। के एक्स माइनस ओमेगा टी सही, ठीक, ओके, 2 नहीं है, ओमेगा टी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है उसका इक्वेशन ये रहा, अगर वेव हमारी एक्स में ट्रैवल कर रही है तो
अगर चेंज होगी तो क्या चेंज होगा बता दूंगा, अभी जरा समझ लो पहले एक बार। एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके चल रहा हूं मैं। अगर वेव एक्स में ट्रैवल कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन का मैग्नीट्यूड ये होगा, और ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन का हो जाएगा बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी बताएंगे जरा के क्या है, सबसे बताऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन आपने किस एक्सिस में लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वाई एक्सिस का डायरेक्शन वेक्टर होता है हमारे पास जे कैप। मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस में लिया आपने? जेड एक्सिस में, तो ये इसमें आ जाएगा के कैप। ये जे और के लगाना है हमेशा, यहां आई मत लगा देना कभी। क्यों? क्योंकि आपने के के साथ एक्स लगा रखा है। अब सुनो ध्यान से इस बारे में, ये इतना डिटेल में है नहीं चैप्टर, जस्ट बता दे रहा हूं आपको। अगर यहाँ पर के के साथ में एक्स दे रखा है, इसका मतलब वेव जा रही है एक्स में। के के साथ में अगर आपने एक्स लगा रखा है, इसका मतलब वेव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रही है। वेव के ट्रैवल करने की डायरेक्शन ये है। वेव अगर उसको घुमा दो, वेव ऐसे होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे ऐसे होता है, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है इस तरह से, ऐसे करके। मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होता है इस तरह से। तो वेव जाती है इस एक्सिस में। मतलब कुल मिला के अगर वेव जा रही है ऊपर वाई एक्सिस में जा रही है हमारी, तो वहां पर फिर के एक्स ना हो के वाई हो जाता है। या के जेड लिखा है, इसका मतलब वेव जा रही है जेड एक्सिस में। यहाँ पे जो टर्म लिखा है ना के साथ में, इसको बोलेंगे कि इस एक्सिस में जा रही है वेव। जब वेव एक्स एक्सिस में है तो यहाँ आई तो आ ही नहीं सकता ना। एक में जे आएगा, एक में के आएगा, दोनों में से बदल सकता है। इसमें के इसमें जे, ये भी पॉसिबल है। इसके लिए कोई खास नियम हमारे पास भी नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जे में है, वेव एक्स में है, ये कंफर्म है, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड फिर के में ही होगा, ये निश्चित। ठीक है, इनको जरा नोट करें, फिर इसके आगे हम बढ़ेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके आगे हम और बात करेंगे। ये क्या है? वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है, ऐसे आप नोट कर लें, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। क्या वैल्यू होती है इसकी? 2 पाई अपॉन लैम्डा। ये वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। क्या बोलते थे हम लोग? वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। यहाँ लैम्डा क्या है? लैम्डा है इनकी वेवलेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेवलेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की वेवलेंथ, दोनों बराबर होती हैं अलग। दूसरी बात, ओमेगा क्या है? ओमेगा भी आप सभी जानते हैं, ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसकी वैल्यू होती है 2 पाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी एफ। 2 पाई एफ, ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर इन दोनों की वैल्यू को मैं इसमें लगाऊं, क्या बनेगा? एक क्वेश्चन देखे यार। E इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा। देखो इक्वेशन तो यही है, इस पर भी बेस्ड इक्वेशन मिल जाते हैं, इस पर भी बेस्ड मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं। आपको ये फॉर्मूले अगर याद है तो अगले वाले की कोई जरूरत नहीं है, आप इन्हीं से काम चला सकते हो। ऊपर वाले फॉर्मूले आपको याद है, बट फिर हम बता रहे हैं, जैसे बुक में दे रखा है 2 पाई अपॉन लैम्डा माइनस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? 2 पाई, अच्छा एफ यानी फ्रीक्वेंसी, चलो लगा लो 2 पाई एफ इंटू टी। क्या मैं एफ यानी फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड कर सकता हूँ? मुझे पता है फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है, ये तो बेसिक सी बात है, 9th क्लास की होती है। तो ई इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लो, एक्स अपॉन लैम्डा माइनस टी अपॉन एफ की जगह पे आ जाएगा कैपिटल। ये भी इसी का ही इक्वेशन, ऐसे भी लिख सकते हो। क्या इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हो? जल्दी से करके दिखाओ फटाफट से। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को किया, सेम टू सेम होगा मैग्नेटिक फील्ड का भी। बस फर्क क्या रहेगा, यहां साथ में चल रहा है जे कैप, वहां आ जाएगा के कैप, इतना अंतर है, बाकी सब सेम रहेगा। ई नॉट की जगह बी नॉट आ जाएगा। डू इट एज फास्ट एज यू कैन। न्यूमेरिकल कर लें, इससे थोड़ा सा टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, बेटर रहेगा ना। इस पर बेस देगा तो बी नॉट इक्वल टू हो गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा एक बात और सभी समझें, एक चीज और है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो आपने याद होगा, वेलोसिटी सेलेक्टर में किया था।
नॉर्मल केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो आता है वो वेलोसिटी के बराबर आता था। वेलोसिटी सिलेक्टर चैप्टर नंबर 4 में। नहीं याद है कोई बात नहीं, इस चैप्टर के लिए याद कर लीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। स्पीड ऑफ लाइट भी जानते हैं ना, 3 × 10⁸ फिक्स्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आता है। मतलब मैं अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, यानी कि E0 और B0, इसका भी रेशियो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगा। इसका इस्तेमाल बहुत किया जाएगा न्यूमेरिकल में, इस फॉर्मूले का। इसका भी कोई डेरिवेशन नहीं। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसे भी कर लेते हैं, उसका डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन, क्या ये रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट सी। ये रिलेशन एक बार हम पढ़ चुके हैं पीछे। बस एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में आपस में रिलेशन क्या है, एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में आपस में रिलेशन हम पढ़ चुके हैं पहले एक बार, दोबारा से एक बार पढ़ते हैं इस चैप्टर के लिए। अब तक जो हमने स्टडी किया ना इसका डेरिवेशन है ना उनका डेरिवेशन है, इसका है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ये आता भी है एग्जाम में। पिछले साल बोर्ड के पेपर में एक सवाल आया था इसी से रिलेटेड। मैं पहले डेरिवेशन करा दूंगा, फिर लास्ट में पूछूंगा क्या सवाल था, एंड आई थिंक आप लोग उसका आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहले डेरिवेशन देख लेते हैं। बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत आसान सवाल था। देखिए, रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, वी नो दैट, एप्सिलॉन नॉट के केस में आपको कोई एक आध वैल्यू याद है? एप्सिलॉन नॉट की नहीं, वो तो कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा कोई टर्म जिसमें इजी वैल्यू आती हो और एप्सिलॉन नॉट आता हो। आपने स्टडी किया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ पढ़ा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, पढ़ रखा है सभी ने। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या ऐसी ही कोई वैल्यू आपको म्यू नॉट के बारे में भी पता है? यस, यू नो डेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये भी आपको याद होगा, चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था हमने। क्या ये दोनों वैल्यू को याद है? अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दूं तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा ना। करते हैं, देखो जरा, डिवाइड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन। देखिए जरा क्या मिलेगा। तो डिवाइड करना है, पूरा लिखूं? चलो पूरा लिख लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 9 × 10⁻9 अपॉन 10⁻⁻7। सही है। 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया, अंदर अंदर का बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इसको जरा ऊपर लेके जाइए, 9 × 10⁻16 हो जाएगा। 9 और 7 मिला के 16 हो जाएंगे ना। क्या यहां तक क्लियर है? अभी तक देखा जाए तो रिलेशन आ चुका है इन दोनों में, बट हमें सी और चाहिए साथ में। तो कैसे करके हम इसे सी में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी कैन राइट इट एज, क्या मैं इसे 3 × 10⁸ का स्क्वायर लिख सकता हूं? ये तो सी होता है। शिवन समझ आ रहा है? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी कि C इक्वल टू हो जाएगा 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन μ0 एप्सिलॉन नॉट एंड C।
and the question in that board exam is that what is the unit of 1/μ0 अंडर रूट, ये सवाल, इसका यूनिट क्या होगा, ये क्वेश्चन था बस। आप देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1/√μ0 ये एमसीक्यू में आया था सबकी क्वेश्चन, ये तो खैर हमने वैसे दे दिया है। 4 ऑप्शन दे रखे थे उसमें अलग अलग तमाम, न्यूटन, टेस्ला, कूलाम, मिला के एक छोटा सा कहीं मीटर पर सेकंड में लिखा हुआ था। अब दिमाग में क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी आपने डेरिवेशन किया तो आपको शायद लग सकता है कि मीटर पर सेकंड हो जाएगा, उस टाइम नहीं आता, क्योंकि म्यू नॉट टेस्ला मीटर पर एम्पियर, एप्सिलॉन नॉट कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मीटर पर सेकंड तो कहीं से नहीं होगा, जो होगा इन तीनों में से होगा। ऐसा सोचते हुए वो इन तीनों में से कोई एक तुक्का मार के लगा देते हैं, लेकिन असली में इसका आंसर क्या है? क्यों? क्योंकि ये सी है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इसलिए इस पूरी क्वांटिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, इसको याद रखना। इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड। हो सकता है मीटर पर सेकंड ना दे, हो सकता है, सॉरी इस बार नहीं लगाया, हो सकता है मीटर पर सेकंड ना दे, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1 या M0 LT-1, कुछ भी लिख दीजिए, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। तो कुल मिला के बात स्पीड पे आ रही है कि वैसा इसकी जो वैल्यू होती है वो स्पीड के बराबर होती है। स्पीड का यूनिट पूछ ले, चाहे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ ले, एग्जाम में पूछ सकता है इस बारे में। इतना करने के बाद हम आएंगे न्यूमेरिकल पर। जैसे ये तो खैर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसी को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड, आपने लिखा होगा मैग्नेटिक फील्ड वाला, इसी के हिसाब से अगला वाला आ जाए ना मैग्नेटिक फील्ड का, इसी का। मतलब मैं कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो है वो होगा B0, यहां लिख रहा हूं कि आई नो डैट B इक्वल टू होता है B0 साइन kx माइनस ओमेगा t। अब यहां पर y एक्सिस में, इसलिए इसको j कैप बोल देंगे। ये होता है B का फॉर्मूला। तो इस हिसाब से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बताइए, एक तो कह रहा है कि सबसे पहला सवाल है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। क्या क्या पूछा है? लैम्डा पूछा है, एफ पूछा है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये भी पूछा है। ये 3 क्वेश्चन पूछे उसने। इस वेव की वेवलेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये पूछा गया। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, टाइम भी बचाने, इसके बाद एक छोटे से टॉपिक और कर लेंगे, इसके बाद समय बचेगा तो। अब वेवलेंथ निकालने के लिए हमारे पास क्या चीज ऐसी है जिससे हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं? अपने उन ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो जरा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के। क्या हमें के पता है? हाँ, के पता है हमें, मतलब के की जो वैल्यू है वो ये कंपेयर करने से दिख रहा है। हियर के गिवन है हमें 0.5 इंटू 10⁻³ और के की वैल्यू हम जानते हैं, के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻³। तो क्या यहां से लैम्डा निकाल पाना कठिन बात है? कर लेंगे पक्का, ठीक। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो कंपेयर करने पर हमें फ्रीक्वेंसी तो नहीं मिल रही, बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल रही है। हमें यहां दिख रहा है सब एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितने की है, ओमेगा हमें दिख रहा है ये 1.5 इंटू 10⁻11। तो क्या यहां से एफ निकाल पाना मुश्किल बात है? 2 पाई एफ इक्वल टू हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11। तो एफ निकाल लोगे ना यहां से, और यहां से लैम्डा निकाल लोगे, यहां से एफ निकाल लोगे, 2 चीजें मिल गई।
अब ई और निकालना है। ई निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, फेज तो वही रहेगी, सामने देखो जरा, फेज तो सेम रहेगी। अपने अपने हिसाब से आपने वेव में भी देखा है कि जिस फेज में इलेक्ट्रिक फील्ड घूम रहा है उसी सेम फेज में मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पॉइंट पर है उस समय मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम पॉइंट पर है। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो। जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड माइनस में मैक्सिमम। दोनों की फेज सेम है, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ प्लस में मैक्सिमम, एक साथ माइनस में मैक्सिमम। फेज दोनों की सेम है, इसलिए आगे जो साइन के अंदर जो लिखा है, इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें सेम ही लिखा था। इसमें भी फेज वही लिखी थी और मैग्नेटिक फील्ड में भी फेज दोनों में सेम लिखी है, आपने देखा होगा। तो अंदर तो कोई चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ चेंज करना है बाहर। भाई बी वाले फॉर्मूले में ये क्या चीज है, ये बी नॉट दे रखा है, ये दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकाल पाना कठिन बात है क्या, इसका भी फॉर्मूला में मालूम है। कैसे निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम लोग, ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा सी टाइम्स बी नॉट। समझ में बात आ रही है आदिल, क्या ये समझ में सबको आ गया। शिवम, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, ये अंदर की जो कहानी है वो तो है हमारे पास पहले से, उसमें तो कोई बदलाव नहीं करना हमें। हमें सिर्फ यहाँ चेंज करना है, भाई ये मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए ये बी नॉट दे रखा होगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मतलब ई नॉट चाहिए। तो ई नॉट निकालना पड़ेगा पहले, उसको निकालने के लिए हमने इस्तेमाल किया ये वाला फॉर्मूला। ये साहब ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा सी टाइम्स बी नॉट। बी नॉट को ट्रांसफर करके लेगा हम, ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा सी टाइम्स बी नॉट। कोई प्रॉब्लम, सी पता है, जानते होंगे, बी नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है, इससे ई नॉट निकल के आ जाएगा और ई नॉट को इसमें लगा दोगे तो आपका ई का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इज देयर एनी प्रॉब्लम। ऐसे ही और क्वेश्चन आपको करने हैं, अभी कर लेंगे साहब। एक छोटे से टॉपिक पे मैं आपसे, लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, समझ में आ गया, ठीक है, प्रेडिक्शन नहीं सही लेकिन समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशंस हैं, समझ में आ गए, ठीक है, चलो मान लेते हैं। बनती किससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव हम करके चिल्लाते बनती है उससे, लाइट वेव सब कोई ना कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है उससे बनती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बनती है, करंट से। अच्छा, करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज से। चलो विचार करते हैं, सोच के देखिए जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है, ये बात की जा रही है। करंट वाले केस में आपको बता दूं मैं, ये सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था, फिर से पूछ रहा हूं। अगर करंट का मतलब है इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो हो रहा है, तो कहना चाह रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखें, आपने स्टडी किया है करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सही बात है, लेकिन क्या वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होता है। अगर एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि चार्ज की स्पीड सेम है। आपने स्टडी किया है करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, बायो सावर्ट लॉ पढ़ा है आपने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू चेंज होती नहीं है, आई आपने कांस्टेंट कर रखा है, डिस्टेंस जो आपने ले रखी करंट एलिमेंट की वो भी फिक्स है, सारी चीजें फिक्स हैं। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग होगा, मैग्नेटिक फील्ड की एक वैल्यू निकल कर आएगी ना, या वो समय के साथ साथ बदलेगा। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमें चाहिए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, समय के साथ साथ बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है, आपने प्रयास अच्छा किया, और बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किससे बन सकती है, विचार करते हैं। शुरुआत करते हैं चार्ज से। एक चार्ज जो रेस्ट में है, ये चार्ज है, ये रेस्ट में है, ये चार्ज रेस्ट में है। रेस्ट में होने से इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। हमें चाहिए दोनों, ठीक है साहब। चार्ज को मूव कराया, चलो चार्ज मूव करो। अब चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, चार्ज मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से। तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करने वाले चार्ज के आसपास मानते हैं, अगर ये चार्ज फ्री है, मान लेते हैं कि ये चार्ज फ्री है, ये किसी वायर के अंदर नहीं है, तो
तो इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके, लेकिन दोनों फिक्स होंगे। चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सब आपने सामने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला था 1/4 पाई Q अपॉन R, Q अपॉन R स्क्वायर, चैप्टर 1 में पढ़ा सबने, इसमें तो कुछ भी नहीं बदल रहा। चार्ज एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड भी फिक्स है, हमें चाहिए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी नहीं बन रही बात। मतलब ना तो रेस्ट चार्ज से बन रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ना मूविंग चार्ज से बन रही है, ना इलेक्ट्रिक करंट से बन रही है, फिर किससे बन रही है? तो इसमें मैक्सवेल का प्रेडिक्शन था। सुन लें इस बात को कि ये जो टॉपिक है ये आपका रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को फेल करने का रीजन था, ये वो रीजन था जिसकी वजह से रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। इस टॉपिक में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स होता है, लिख लें इस बात को, इन एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आगे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम शॉर्ट में बोलेंगे ईएम वेव। ईएम वेव का सोर्स क्या है? एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल। एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्यों? थियोरेटिकल सोचते हैं, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्यों? देखें, आपने स्टडी किया कांस्टेंट स्पीड से अगर चार्ज पार्टिकल चल रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट बनेगा। अगर एक्सीलरेटेड हुआ मतलब उसके अंदर एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन का मतलब है उसकी वेलोसिटी बदलेगी, और वेलोसिटी बदलेगी तो करंट की वैल्यू बदलेगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बदलेगी, और बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एक बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहीं से शुरुआत हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। समझ में बात आ रही है? चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है, वो भी नहीं है इसका सोर्स, मोशन में है कांस्टेंट स्पीड से, वो भी नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं है, एक एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स। अब मैं आपको जो सबसे पहले हमने बात की थी प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जहां मैं कह रहा था कि आप फेराडे के हिसाब से, मैक्सवेल के हिसाब से ये एक हाईलाइटेड डेफिनेशन दे रखी है, उसमें स्टार्टिंग में इसका नाम देखा था, मैंने बोला नहीं था क्योंकि तब तक हमने इसके इस टॉपिक को डिस्कस नहीं किया था। ये डेफिनेशन में शुरुआत में दे दिया है, उनको लिखवा दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ एक बार क्या है इसकी डेफिनेशन। ये प्रेडिक्शन जब हम पढ़ रहे थे ना, प्रेडिक्शन, तभी इसमें आ गया था, कह रहा है एंड ये स्टार्टिंग वाली कॉन्सेप्ट है वही मैक्सवेल प्रेडिक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कल का जो लास्ट टॉपिक था उसी में जो डेफिनेशन दे रखी थी उसी में इसका जिक्र दे रखा होगा, जहां तक देखिए इसमें दे रखा, लेकिन उस समय मैंने आपको इसका जिक्र किया नहीं था क्योंकि फिर कंफ्यूज होता है यार टॉपिक तो पढ़ा नहीं, कहां से बता दिया। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सीलरेटेड चार्ज। इस लाइन पे आप कंफ्यूज हो जाते शायद, इसलिए मैंने इसको कल डिफाइन नहीं किया था, इसलिए आज डिफाइन कर रहा हूं कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव रेडिएटेड बाय एन एक्सीलरेटेड चार्ज। अब इसके आगे की आपको पता है, and which propagate through a space as coupled electric and magnetic field oscillating perpendicular to each other and to the direction of propagation of the wave also. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसी वेव है जो रेडिएट होती है एक्सीलरेटेड चार्ज से, और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर, साथ साथ वेव के प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। ये डेफिनेशन थी, और आगे जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक था ये वाला, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें कहा गया, देखो डिफाइन किया गया है कि स्टेशनरी चार्ज जो होता है वो प्रोड्यूस करता है ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जबकि चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड दैट डज नॉट चेंज विद टाइम। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है उसे प्रोड्यूस करता है। 10 ना तो रुका हुआ चार्ज ना ही यूनिफॉर्म मोशन में चलने वाला चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द एक्सीलरेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इसमें लिखा हुआ है। साथ में जो एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी, चार्ज हमारा अगर कहीं पे ऑसिलेट करता है, एक्सेलरेटिंग का मतलब ऑसिलेटिंग भी हो जाता है कहीं पर। पिछले चैप्टर में एक टॉपिक था एलसी ऑसिलेशन, सिलेबस से हट गया था। एलसी ऑसिलेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही ऑसिलेट कर रहे थे, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही थी। एलसी ऑसिलेशन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये शायद है कि इसी वजह से टॉपिक को हटा दिया गया, पता नहीं जो भी है, तो हमें उस बारे में बात नहीं करनी। तो मिला के एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो सोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये बात आप याद रखें। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हमारा टॉपिक रहेगा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी,
और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक बार थोड़ा सा एनर्जी डेंसिटी वगैरह टॉप सिलेबस में दे रखा तो बता देंगे, नहीं तो हम सीधे बात करेंगे स्पेक्ट्रम पर।